Just a moment of interruption. We have launched our NLSAT 2026 crash course batch, and here are the features of the batch. As you are watching this video, you have an unfair advantage. You can use this coupon code and claim this discount to enroll yourself for the batch. And if you have any query in relation to the batch, you can connect with me on this number. And बाकी YouTube पे तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, तो तुमको थोड़ा मुझे झेलना पड़ेगा। प्लस मैं तुम मेक श्योर करो कि तुम सारी की सारी चीजों के नोट्स ले लो, ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत ईजियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, ये चीज स्टार्ट हुई है 1992 में। आई होप आप लोग को पता होगा फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, पता होना 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी। उसके पहले आपको पता होगा इंडिया का जो थोड़ा सा ओरिएंटेशन था वो टुवर्ड्स यूएसएसआर था इन कंपैरिजन टू यूएसए। इंडिया ऑब्वियसली एनएएम का पार्ट था, लेकिन उसका ओरिएंटेशन जो था वो शायद हम लोग सारे लोगों को क्लियर है कि इस तरह का था। तो इसके बाद क्या हुआ, इंडिया एंड यूएसए की क्लोजनेस काफी ज्यादा अच्छी हुई, और 1992 में इंडिया एंड यूएस की आर्मी ने, डिफेंस ने मिलकर प्लान किया कि उन्हें एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज का इन्होंने नाम रख दिया मलाबार एक्सरसाइज। ये मलाबार एक्सरसाइज जो है, ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि मलाबार है कहां पे। आई होप आप सारे के सारे लोगों ने इंडियन पेनिनसुला को बहुत अच्छे से देखा ही होगा। इस तरह का कुछ इंडियन पेनिनसुला दिखता है। इंडियन पेनिनसुला में ये वाला जो पोर्शन है केरला वाला, इस पोर्शन का जो पूरा कोस्टल रीजन है उसको हम लोग कहते हैं मलाबार कोस्ट, ठीक है? अब इसको अगर आप मैप में देखना चाहो तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। पैरेलली मैं आपको रेकमेंड करूंगा बाकी सारे कोस्टल रीजन्स को भी याद रखो, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा काम आएंगे एग्जाम में, और बहुत बार लॉजिकली हमको फैक्ट्स को डिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये वाला होता है कोंकण कोस्ट, कोंकण पे आता है महाराष्ट्र एंड गोवा। उसके बाद आता है कनारा कोस्ट, कनारा कोस्ट जो है कर्नाटका पे होता है, आपको समझ आ रहा होगा, कन्नड़ से रिलेटेड है वर्ड। उसके बाद आता है मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट जो है इसका केरला के किसी भी टर्मिनोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता है, मतलब बेसिकली जो हम हिंदी बेल्ट के लोग जब देखते हैं तो हमको बहुत ज्यादा रिलेटेबल नहीं लगता है केरला से, लेकिन ये केरला पे है। उसके बाद आप इसको भी याद रखना कोरोमंडल कोस्ट पे। कोरोमंडल कोस्ट पे विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम में बहुत सारे इंडिया के वॉरशिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग अपकमिंग क्लास में करने वाले हैं, आईएनएस अरिगत। तो आईएनएस अरिगत यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था। तो ये वाला कोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये है नॉर्दर्न सिरकार्स। नॉर्दर्न सिरकार्स जो है ये ओडिशा वाला रीजन है, मोस्टली ओडिशा एंड पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है? और ये वाला जो है तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश है, सम पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से पूरा का इंडिया का कोस्टल लाइन को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट पे क्योंकि ये एक्सरसाइज होती है और ये स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1992। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है अगर क्वाड आपके एग्जामिनेशन में आता है तो मलाबार एक्सरसाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बेसिकली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एक्सरसाइज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैरीटाइम एक्सरसाइज का मतलब होता है कोई भी सी से रिलेटेड सिक्योरिटी एक्सरसाइज। अब सी में जो भी चीजें हैं, सी में हो सकता है आप किसी ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप आईफोन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, तो अब वो सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, इस चीज को एंश्योर करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी से। तो अब कहीं पे भी आपको मिलिट्री में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ग्लोबली, कहीं पे भी उसकी बात हो रही है, तो आप समझ जाना मिलिट्री एक्सरसाइज का या फिर डिफेंस एक्सरसाइज का हमेशा मतलब होता है प्रैक्टिस, कि दो कंट्रीज साथ में आके प्रैक्टिस कर रही हैं। इस प्रैक्टिस का हमेशा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरऑपरेबिलिटी। इस वर्ड को आप याद रखना, ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरऑपरेबिलिटी को तीन वर्ड्स मिलकर बनाते हैं, इंटर, रोप एंड एबिलिटी। इंटर का मतलब होता है मल्टीपल, रोप का मतलब होता है एक एडजॉइनिंग, यानी कि अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। एबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि हम स्ट्रेंथ को एनहांस कर रहे हैं एक साथ आके। अगर आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप हमेशा मार्क कर सकते हो इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज साथ में आके काम करना चाहती हैं, साथ में प्रैक्टिस करना चाहती हैं। अगर फ्यूचर में कोई भी इस तरह की इंसिडेंट होती है तो वो लोग एक साथ आके कोऑर्डिनेट कर पाए, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंट जो हमें पता होना चाहिए, मैं बिल्कुल एक ऑर्डर में आप लोग के लिए बना देता हूं, शायद आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगा आपके नोट्स के लिए। फर्स्ट हमने 1992 डिस्कस किया, जिसमें हम लोग ने मलाबार एक्सरसाइज को देखा।
इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ईयर 2004। 2004 में एक बहुत ही मेजर सुनामी आई थी। इस सुनामी के वक्त पे इंडिया को 3 कंट्रीज ने हेल्प किया था। इंडिया तो अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस रन कर ही रहा था, और आपको ये भी याद रखना है कि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सुनामी से आया था, उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। तो ये जो सुनामी हुई थी, इस सुनामी को रेस्क्यू करने के लिए 3 कंट्रीज ने इंडिया को हेल्प किया था। इंडिया का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसको कहते हैं जापान, सेकंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड कंट्री है यूएसए। इन तीनों कंट्रीज ने इंडिया को हेल्प किया था इस सुनामी के वक्त पे, 2004 की सुनामी में। 2004 की सुनामी के साथ आपको एक दूसरी चीज याद रखनी है। आपको शायद पता होगा सितंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहा जाता है एनडीएमए अमेंडमेंट एक्ट। एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये आया था 2005 में। इस नेशनल डिजास्टर अमेंडमेंट एक्ट इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया था 2000 की सुनामी के बाद, कि हम इंडिया में कोई भी डिजास्टर होता है, नेचुरल कैलामिटी होती है, तो उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। उसको डील करने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया था। 2024 में क्या हुआ है, इस एक्ट को अमेंड किया गया है, इस एक्ट को मॉडिफाई किया गया है। ये भी हमारे टॉप 50 टॉपिक्स की लिस्ट में है, इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारा फर्स्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट इंसिडेंट है 2007 का। अब 2007 में क्या हुआ, जापान के एक बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम था शिंजो आबे। शिंजो आबे ने एक मीटिंग को कॉल किया, इन्होंने एक मीटिंग को बुलाया जिसका नाम इन्होंने रख दिया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड्स। ट्राइंगल आपको पता होगा, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। अब इन 4 साइड्स की मीटिंग में एक कंट्री तो हो गई जापान, बाकी कंट्रीज को उन्होंने जो इन्वाइट किया वो थी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। और एक जो 4th कंट्री थी जिसने इन्विटेशन भेजा था वो थी जापान। तो यहां पे शिंजो आबे का आपको नाम याद रखना है 2007 में। अब इस मीटिंग को जो उन्होंने एकदम रियल नेम दिया था वो उन्होंने कहा था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। 4 कंट्रीज मिलके आके सिक्योरिटी की बातचीत कर रहे हैं, उसको बोल दिया है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब यहां पे इस मीटिंग के होने के बाद 2008 में एक नया डेवलपमेंट हुआ। इस नए डेवलपमेंट में ऑस्ट्रेलिया ने खुद को इन मीटिंग्स का पार्ट नहीं रखा। ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि मैं इन मीटिंग्स का पार्ट नहीं रहना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही सिंपल सा रीजन कोट किया कि चाइना उनका फ्रेंड है और चाइना इसको एक एंटी चाइना पॉलिसी की तरह लेता है, एंटी चाइना मीटिंग की तरह लेता है। अच्छा, चाइना जो है इसको हमेशा से एक ही चीज बोलता आया है कि ये बहुत ही अच्छा है। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये एक हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया है। हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया का मतलब होता है कि ये सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन इन रियल इससे कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है, किसी भी सिग्निफिकेंस का आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने खुद को विड्रॉ कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड यूएसए भी था, ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड चाइना भी था। तो आज जब आपके जो 2 दोस्त होते हैं उनके बीच में लड़ाई होती है, उनके बीच में थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है, तो आप हमेशा ट्राई करते हो कि आप न्यूट्रल पोजीशन ले लो, आप किसी की भी साइड ना लो। सेम चीज की ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की इन यूएसए की फ्रेंडशिप फिर से अच्छी हो गई 2010 के आसपास। तो अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने रीजॉइन कर लिया, रीजॉइन ले देता हूं मैं, ज्वाइन लिखा था मैंने, तो रीजॉइन कर लिया इस सिक्योरिटी डायलॉग को। ये हो गया एक नेक्स्ट इंसिडेंट। इसके बाद यहां पे फिर से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आएगा जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। आपको इसको याद रखना है 2012। अच्छा, 2010 वाला इंसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फ्लो में बता रहा था, मैं सारी चीजें बता दूं, मेरा ये आइडिया था। अब 2012 में जो नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ, इसमें फिर से शिंजो आबे, मैं आबे लिख रहा हूं, शिंजो आबे ने एक और मीटिंग को कॉल किया। इन तीनों कंट्रीज को उसने फिर से इन्वाइट किया। अब इस मीटिंग का नाम रख दिया गया है डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। एक और मीटिंग कॉल की गई, उसका ये नाम रख दिया है डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड कब हुआ, 1, 2 किसने बुलाया, ये जो पर्सन थे किस कंट्री का पीएम थे, ठीक है। आपको ये तीनों की तीनों चीजों को याद रखना है। और ये वन ऑफ द मेन फिगर्स थे क्वाड्रिलेटरल समिट के बनने में, क्वाड के बनने में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर जो थे वो शिंजो आबे हैं। अब इसके बाद आपको पता ही होगा चाइना जो है उसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो थोड़ी सी अजीब सी होती हैं, वो दूसरों के लिए अच्छी नहीं होती है। वो एक ऐसा दोस्त होता है जो सिर्फ अपने बेनिफिट्स को देखता है, अपने लिए अच्छा करना चाहता है। बाकी सारे लोगों की मौत हो जाए तो हो जाए, बाकी सारे लोग डूब जाए तो डूब जाए, बाकी सबका बुरा हो जाए। मतलब जैसे कि हमारे भी बैच में होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जो चाहते हैं कि मेरा क्लैट हो जाए
और बाकी सब का छूट जाए तो भी चल जाएगा। तो चाइना उस तरह का ये एक दोस्त है। चाइना ने क्या किया, 2012 के बाद से बहुत सारी ऐसी हरकतें करने लगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगा जो बाकी सारी कंट्रीज को पसंद नहीं आ रही थी। प्लस वो बहुत सारे ट्रबल्स को कॉज करने लगा इन द एरिया ऑफ साउथ चाइना सी। ये शायद आपके सामने मैप, ये आपके सामने मैप भी दिख रहा होगा। इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि चाइना जो है किस तरह से कंट्रोल करना चाहता है साउथ चाइना सी को। वो मल्टीपल आइलैंड्स को, छोटे छोटे आइलैंड्स को कंट्रोल भी करना चाहता है और उस पूरे रूट को डोमिनेट करना चाहता है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ वो है 2015। 2015 में जापान ने फिर से अंडर द लीडरशिप ऑफ शिंजो आबे ज्वाइन कर लिया मलाबार एक्सरसाइज को। यानी कि मलाबार एक्सरसाइज जो पहले इंडिया एंड यूएसए कर रहे थे, उस मलाबार एक्सरसाइज को इस बार जापान ने भी ज्वाइन कर लिया। ये फिर से एक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अब 2017 में एक बार फिर से इन लोगों ने मीटिंग की, क्वाड की कंट्रीज ने मीटिंग की। इस बार इनका डिस्कशन का पॉइंट था चाइना जो प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा है उनसे रिलेटेड बातचीत हुई। एंड सेकंड एक दूसरी बातचीत हुई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, कि हमको रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को डेवलप करना चाहिए, कि यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चीजें वर्क करे। चाइना की तरह ना हो कि उसका जो मन कर रहा है वो कर ले, या किसी भी कंट्री का जो भी मन कर रहा है वो इस तरह से अपने हिसाब से काम करने लगे। वो सारी चीजों को हमको खत्म करना है। तो ये एक बेसिक फेज था जो यहां तक 2017 तक चला। अब इसके बाद जो हम लोग सेकेंड फेज में करने वाले हैं, यहां से सारे की सारी चीजें जो है इन पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब क्या हुआ, 2020 में जब कोविड हुआ, तो इस कोविड के बाद ऑस्ट्रेलिया जो था वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो गया। एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फोर्थ कंट्री बनी जिसने मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया। अब तो आपसे पूछा जा सकता है मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई, कौन सी दो कंट्रीज उसकी फाउंडिंग कंट्रीज थी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जापान ने कब ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया ने कब ज्वाइन किया। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होने ही चाहिए। इस 2020 के बाद जब ईयर आया 2021, तो 2021 में इन्होंने फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग रखी। इन चारों कंट्रीज ने जो मालाबार एक्सरसाइज को कर रही थी, फर्स्ट वर्चुअल क्वाड मीटिंग रखी। अब इस वर्चुअल क्वाड मीटिंग का इन्होंने नाम दिया द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। ठीक है, अब इस मीटिंग के अंदर ही इन्होंने ये भी फाइनलाइज किया कि हमारा यानी कि क्वाड का एजेंडा क्या होगा। मैंने एजेंडा की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे। तो इनका एजेंडा क्या होगा, इन्होंने एजेंडा को किस तरह से कैटेगराइज किया, उसके जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके एजेंडा के, जिससे हमको क्वेश्चन आ सकता है। मैं सारी की सारी वो चीजें आपको बता दूंगा अभी। तो 2021 में इन्होंने फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग की। इसके साथ एक और चीज याद रखना आप लोग, इन्होंने इसके बाद ही इस ईयर के एंड पे एक फिजिकल मीटिंग भी की। इन चारों कंट्रीज ने फिजिकली भी मिले, इन चारों कंट्रीज के हेड। अब ये वाली जो मीटिंग हुई थी, फिजिकल मीटिंग जो हुई थी, अच्छा वर्चुअल मीटिंग जो होती है वो आपको समझ ही आता होगा, ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है। ठीक है, फिजिकल मीटिंग का मतलब होता है आप इन पर्सन जाके मिलते हो इंसान से सामने, फेस टू फेस। तो ये जो फिजिकल मीटिंग हुई थी, ये हुई थी वॉशिंगटन में, यूएसए में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन, आई होप आप लोग को पता ही होगा। अब इनका जो एजेंडा था, यहाँ पे आपको एजेंडा के कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। इसके बियॉन्ड आपको कोई पॉइंट पता हो या ना पता हो, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट लाया अपने मीटिंग का, कि हम एनुअली जिस मीटिंग को करेंगे उसके हम क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे, क्या क्या एक्शंस लेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट एकदम एजेंडा ले लिया कोविड-19 उस वक्त पे चल रहा था। आप देखोगे 2021 में मीटिंग हो रही है, कोविड-19 से हमको कैसे डील करना है, और अदर कोविड कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो हमें हेल्थ के एरिया में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो हेल्थ हमारा फर्स्ट कंसर्न हो गया। इसके बाद इनका सेकेंड कंसर्न हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ही क्योंकि फाउंड हुआ था, मालाबार एक्सरसाइज पे फाउंड हुआ था पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्होंने अपना सेकंड एजेंडा रख दिया। इसके बाद आपको शायद पता ही होगा, कोई भी वर्ल्ड में मीटिंग होती है ना, तो उसमें आप एक एजेंडा को तो हमेशा क्लियरली मार्क कर सकते हो, क्योंकि हर मीटिंग बात करती है वर्ल्ड पे ग्लोबल लेवल की जो भी मीटिंग्स होती हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शायद आप लोगों को पता ही होगा मुझसे बेहतर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये दोनों चीजें तो हमेशा हर मीटिंग का एजेंडा होता ही है। इसके बाद नेक्स्ट एजेंडा है इनका टेक इनोवेशन। बहुत बेसिक चीज है, शायद आपको पता होगी, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ये जो क्वाड का एरिया है, यानी कि क्वाड की जो सारी की सारी कंट्रीज हैं,
वो एशिया पैसिफिक रीजन में आती है। मैं आपको दिखाता हूँ मैप के थ्रू कि एशिया पैसिफिक रीजन होता कहाँ पे और किस तरह से दिखता है। तो एशिया पैसिफिक रीजन की सारी कंट्रीज है, तो हमको इस रीजन में और छोटी छोटी कंट्रीज लाई करती हैं, और जिन कंट्रीज के साथ चाइना ट्रबल कॉज करता है उन सारी की सारी कंट्रीज को हमको हेल्प करना चाहिए, और उन कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। अब रीजन अगर आपको पूछा जाएगा तो रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, किस रीजन की बात कर रहा है। इसके बाद लास्ट एजेंडा जो है इनका, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम। लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है, आपको शायद पता ही होगा, चाइना की एक बहुत ही अजीब सी पॉलिसी है जिसमें चाइना बाकी कंट्रीज में जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, लेकिन अपने यहाँ किसी भी प्रोडक्ट को लाके बेचने का अलाउ नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आईफोन्स जो है चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन चाइना में आप बेच नहीं सकते हो। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे पूरे ग्लोब पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन कोई भी जो सोशल मीडिया कंपनी है वो चाइना में जाके ऑपरेट नहीं कर सकती है। चाइना की खुद की सोशल मीडिया कंपनीज भी होती है, वहां पे कोई फेसबुक नहीं होता है, कोई ट्विटर नहीं होता है, कोई स्नैपचैट नहीं होता है, इंस्टाग्राम नहीं होता है। उनकी खुद की कंपनीज होती है, उनका खुद का टिकटॉक होता है, उनका खुद का जूम होता है, उनके सारे एप्लीकेशन खुद के होते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप वर्ल्ड को खुद के साथ ट्रेड करने नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनका लास्ट एजेंडा से लोग मीन कर रहे थे कि हमको एक लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए जहां पे दोनों साइड्स अपने बॉर्डर्स को ओपन करें फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, मेरे को लग रहा है आप लोग को यहां तक समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें अप्रोक्सीमेटली मैं 200 टॉपिक्स आपको देने वाला हूं, जो आप अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इस सीरीज में हम लोग 50 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, और अगर आप इन 50 टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ 17-18 नंबर तो इजीली आ जाएंगे। अगर आपको जीके में कुछ भी नहीं आता है तो भी बस मेक श्योर करना नोट्स बना लो, नोट्स को रिवाइज कर लो अच्छे से। तो ये था इनका मेन एजेंडा, इनके ये कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं 100%, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब ईयर वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं। हम लोग 2021 पे थे, यहाँ से इनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये मीटिंग जो है एनुअल बेसिस पे होती है, रेगुलरली होती है ये मीटिंग। अब आपको एक और चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कुछ कंट्रीज हैं जिनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्वाड प्लस। अब क्वाड प्लस बताने के बाद मैं आपको मैप दिखाता हूं, तो मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर पाऊंगा कि ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है ये कहाँ पे है, और क्वाड प्लस कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्वाड प्लस आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड प्लस कंट्रीज कौन सी होती हैं, कितनी कंट्रीज होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वाड प्लस में 3 कंट्रीज होती हैं। 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज न्यूजीलैंड। आपको शायद पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया की जो नियरेस्ट कंट्री है, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, जिसका कैप्टन हमारा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है, तो वो कंट्री है। उसके बाद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी आपको पता होगा बहुत ही टेक के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। सैमसंग के फोन्स पे आप लोग शायद इस वीडियो को देख रहे होगे, तो सैमसंग के फोन वहीं पे बनते हैं। और लास्ट कंट्री है यहाँ पे वियतनाम। तो ये 3 कंट्रीज हैं, इन तीनों कंट्रीज को जोड़ के बोला जाता है क्वाड प्लस। अब ये दिखता किस तरह से है मैप पे, मैं आपको एक बार ये चीज दिखा देता हूं। तो देखिए ये है क्वाड का मैप। क्वाड का जो मैप है, इसमें यहाँ पे इंडिया दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको जापान दिखेगा, यहाँ पे आपको यूएसए दिखेगा, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है एशिया पैसिफिक रीजन। ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में ही हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से आइलैंड कंट्रीज हैं, और यहीं पे जैसे वियतनाम, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड यहाँ पे ही लाई करता है, ये शायद आपको दिख रहा होगा। इस तरह से यहाँ पे सारी की सारी कंट्रीज हैं, और इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में चाइना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा है। मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। इस एरिया में चाइना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, इसको साउथ चाइना सी कहते हैं। तो इस एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इस एरिया की जो कंट्रीज है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। ये कंट्रीज अगर एक बार स्ट्रॉन्गर होंगी तो ये अपने बलबूते पे फाइट करने के लिए केपेबल हो जाएंगी चाइना को। तो चाइना जो भी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, तो उसका एक जो बहुत बेसिक सा सोल्यूशन है कि हम उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर दें। तो इस तरह का एक ये इनिशिएटिव है।